हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। थोड़े दिन पहले हमने कुछ वीडियोस डाले थे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट 12 सीबीएसई और 10th आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले थे, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के वीडियोस थे, जिसमें मैंने यूरिन फॉर्मेशन डाला था। शायद एक वीडियो यूरिन फॉर्मेशन का डाला है। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक की डिमांड थी, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो थोड़ा इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और जनरली स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाता है। लेकिन oogenesis थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और समझने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो आज हम oogenesis को डिस्कस करेंगे। तो फर्दर डिले नहीं करते हुए आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो oogenesis होता है, oogenesis एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि जिससे कि जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, उसका बर्थ होता है ना। या ओवम के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम oogenesis कहते हैं। ओके, अब यदि इस प्रोसेस को हम आगे समझें तो oogenesis एक पीरियड ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन occurring in female gonads or ovary, during which egg or ovum acquires its developmental process potential। ये वो पूरा स्टेप है जिसके तहत जो ओवम होता है उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये उसका डेवलपमेंट का जो फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। ओके, देन ये जो oogenesis की डिस्कवरी थी, oogenesis की डिस्कवरी करी थी वॉन बेयर ने। ठीक है, वॉन बेयर ने oogenesis की डिस्कवरी करी थी, वो इसके डिस्कवरर थे। 1827 में उन्होंने oogenesis की डिस्कवरी करी थी। फाइन, देन इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन के समय जब ओवम का डेवलपमेंट होता है तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स आर पुट असाइड टू फॉर्म oocytes एंड स्पर्मेटोजोआ। यानी कि ओवम के डेवलपमेंट के समय स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को अलग कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म या ओवा का डेवलपमेंट होता है। एक बात यहाँ ध्यान में रखने वाली कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, लेकिन जो प्रोसेस इसका होता है oogenesis का, वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्चुअली बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, oogenesis का जो स्टार्ट होता है वो जब प्रेगनेंसी कोई लेडी कंसीव करती है तो जो उसके अंदर डेवलपिंग फीटस होता है, 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब तक 20th वीक तक प्रेगनेंसी पहुंचती है तब तक ऊगोनिया का जो अमाउंट होता है वो 6 to 7 मिलियन ऊगोनिया जो है वो फीटस के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखने वाली कि प्रोसेस जो है वो प्रेगनेंसी की स्टेज से ही, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो फीमेल फिटिसाइट होता है उसके अंदर ये प्रोसेस 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब 6 से 8 हफ्ते का फीटस होता है उसी के अंदर ऊगोनिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब 20 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो ऊगोनिया का अमाउंट 6 से 7 मिलियन होता है फीटस के अंदर। देन एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पर लगभग 2 मिलियन ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं। जो बेबी मतलब जो डिलीवरी होती है तो जो बेबी होता है, जो बेबी गर्ल होती है, उसके अंदर 2 मिलियन ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं फीमेल ओवरी में। अब ये जो ऊगोनिया होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्राइमरी फॉलिकल में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। और इनका जो डिवीजन है वो प्राइमरी फॉलिकल में मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 का लिप्टोटीन स्टेज पे जाके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, हम डायग्राम देखेंगे, ये इस डायग्राम को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। मैंने आपसे जो भी कहा वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि एक सेकेंड, जो ये फीमेल फिटिसाइट होता है उसी के अंदर जो 20th वीक की प्रेगनेंसी होती है वहीं से ओवम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। अब मैंने आपसे कहा कि जो ऊगोनिया होता है 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक पहुंचते पहुंचते ये 6 से 7 मिलियन हो जाता है।
देन इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा कि इसके अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होता है, ये प्राइमरी oocyte का जो फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, और प्राइमरी oocyte की जो स्टेज होती है वो लिप्टोटीन स्टेज जो होती है, लिप्टोटीन स्टेज, वहाँ पर जाकर ये जो है वो रुक जाता है। लिप्टोटीन स्टेज किसकी? मेटाफेज 1 की, प्रोफेज 1 की, प्रोफेज 1 की जो लिप्टोटीन स्टेज होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, मतलब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा उसका प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज? लिप्टोटीन स्टेज। 5 स्टेजेस होती है ना, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस, सबसे पहले लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में जाके अरेस्ट हो जाता है सेल डिवीजन, और लगभग ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ये सेव्ड रहता है वहाँ पर, ये वहाँ प्राइमरी oocyte ऐसा का ऐसा अरेस्टेड कंडीशन में पड़ा रहता है, और फिर ये 10 से 12 साल ऐसा ही पड़ा रहेगा प्राइमरी oocyte। और फिर जब प्यूबर्टी की एज आएगी, जो कि 12-13 साल के आसपास प्यूबर्टी की एज आती है, वहाँ इस तरह के 60,000 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे प्राइमरी oocyte की स्टेज पर। ठीक है, फिर जब प्यूबर्टी की स्टेज आएगी तो इन प्राइमरी 60 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल्स में से 400 फॉलिकल्स को चांस मिलेगा, प्राइमरी oocytes को चांस मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो करने का, और ये 400 फॉलिकल एक एक करके एक महीने में, देखिए प्यूबर्टी की जो एज है वो 12 to 13 ईयर से रहती है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो 12-13 साल से स्टार्ट करते हुए ह्यूमन फीमेल लगभग 45 से 48 ईयर्स तक रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहती है। मीनोपॉज की जो एज हम मानते हैं मीनोपॉज की, वो 45 से 48 ईयर्स तक की होती है। तो यहाँ इस दौरान फीमेल के अंदर हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जहाँ एक एक करके ओवम का जो है वो मैच्योरेशन होता है, और जो प्राइमरी oocyte है वो एक एक करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को हर महीने एक प्राइमरी oocyte एंटर करेगा और कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocyte में। फिर ये डिपेंड करता है कि उस सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब फीमेल का बर्थ होता है तो उसके अंदर 2 मिलियन जो है वो उगोनिया प्रेजेंट होते हैं, और ये प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होकर फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी oocyte का जो मियोसिस फर्स्ट है उसका जो प्रोफेज फर्स्ट है, और प्रोफेज फर्स्ट का जो लिप्टोटीन स्टेज है, ठीक है, वो फर्स्ट की स्टेज होती है लिप्टोटीन स्टेज है, वहाँ पर जाकर जो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाएगा, और ये प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte जो है ये अरेस्टेड कंडीशन में जब तक प्यूबर्टी की एज नहीं आएगी तब तक पड़ा रहेगा, और जब प्यूबर्टी की एज अटेन हो जाएगी तो एक एक करके ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर या सेकेंडरी oocyte के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक प्राइमरी oocyte हर महीने एंटर करेगा। लगभग प्यूबर्टी की जो एज होती है वहाँ तक पहुँचते जो फीमेल जब पैदा होगी तो उसके अंदर 60 to 70,000 उगोनिया प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, 60 to 70,000 उगोनिया प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो प्यूबर्टी की एज आएगी उस समय मतलब 60 to 70,000 में से कुछ ओगोनिया तो मर जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को केवल 400 ओगोनिया, फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में केवल 400 प्राइमरी oocytes जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरगो कर पाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर पाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और सेकेंडरी oocyte में बदलते हैं। ठीक है ना, तो यदि मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको इस तरह से बताऊँ, यहाँ आप ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि जो उगोनिया है उसका प्राइमरी oocyte जो है वो बना, प्राइमरी oocyte का डिवीजन अरेस्ट हो गया। देन वो जो है प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी oocyte है ये ध्यान रखिएगा वो आसपास उसको कुछ स्पेशल सेल्स जो हैं वो सराउंड करेंगे, है ना, ग्रोइंग सेल्स, वो सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर जब ये जो प्राइमरी oocyte है ये जब जाकर आगे सेकेंडरी oocyte में बदलेगा, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो करेगा तो वहाँ पर सेकेंडरी oocyte के अंदर इसका कन्वर्शन होगा। ठीक है, हर महीने एक एक जो प्राइमरी oocyte है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरगो करेगा। ये रैंडम सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सा भी प्राइमरी oocyte अंडरगो कर सकता है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो होगी और वहाँ बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कहलाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, दिस इज नोन एज
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इससे पहले तक जो प्राइमरी सेल, प्राइमरी oocyte जो पड़ा हुआ था, उसके आसपास बहुत सारे ऐसे सेल्स थे जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, और जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। और ये जो फॉलिकल था, ये यहाँ जो प्राइमरी फॉलिकल था, यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाया। इसके आसपास बहुत सारे वेसिकुलर ऐसे सेल्स थे जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब जब प्यूबर्टी की एज आई, जो कि 12-13 साल के आसपास आती है, तो वहाँ पे एक एक जो प्राइमरी फॉलिकल है वो एंटर करता गया डिवीजन की स्टेट को, और एक एक प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता गया सेकेंडरी oocyte में। जब सेकेंडरी oocyte बना तो सेकेंडरी oocyte के साथ में बनी फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का काम अगेन यहाँ पे नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। देन क्या हुआ, जब ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, तो सेकेंडरी oocyte या तो ये फर्टिलाइजेशन अंडरगो करेगा, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, मेंस्ट्रुएशन का जो फेज होता है वहाँ फीमेल बॉडी से जो एलिमिनेट होता है वो सेकेंडरी oocyte ही होता है। एक्चुअली सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर आकर ये जो सेल डिवीजन है ये अरेस्ट हो जाता है वापस से। फर्स्ट अरेस्ट कहाँ हुआ था, जब प्राइमरी oocyte था। ठीक है, प्राइमरी oocyte फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंटर करा और कन्वर्ट हो गया प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी oocyte पर भी डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिलेगा। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2, मियोटिक डिवीजन 2 के मेटाफेज 2 पे इसका डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि इसे स्पर्म नहीं मिलेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है वो ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होने वाला सेकेंडरी oocyte है। वो ओवम कब बनता है, जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, तभी ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा, और फिर ओवम एग में कन्वर्ट होगा, और फिर इस एग से स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब ओवम जो है वो डेवलप होकर मैच्योर एग बनेगा, एंड देन स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा उस एग से। ठीक है ना, क्यों सेकेंडरी oocyte को जरूरत पड़ती है स्पर्म की ओवम में कन्वर्ट होने के लिए? इसलिए क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो इसे ये स्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पर्म का सेंट्रियोल जब सेकेंडरी oocyte को मिलेगा तभी सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो पाएगा काहे में, ओवम में, और फिर इस ओवम की ये जो ओवम है ये मैच्योर होकर मैच्योर एग बनाएगा, और फिर उस मैच्योर एग के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, देन एक बात आपको यहाँ अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये जो डिवीजन है ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहलाता है। पोलर बॉडीज का जो जनरेशन है, यहाँ पर भी पोलर बॉडी जनरेट होती है ना, यहाँ पर भी पोलर बॉडी का जनरेशन होता है, और पोलर बॉडी का जो काम होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है, और जब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती हैं तो धीरे धीरे वो डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये एक ओवरऑल मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। जो डिवीजन है, जो oogenesis है, वो 2 मियोटिक डिवीजन से होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है ना, मियोसिस फर्स्ट जो हुआ था उसके अंदर जो सबसे पहले प्रोड्यूस होके प्राइमरी फॉलिकल जो है वो रहा था, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, वो मियोसिस फर्स्ट था। फिर सेकेंडरी oocyte का कांटेक्ट जब किसी स्पर्म से होगा तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मियोसिस सेकेंड है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो प्राइमरी oocyte होता है वो उसका डिवीजन किस स्टेट पर अरेस्टेड होता है, तो प्राइमरी oocyte का जो डिवीजन है वो अरेस्ट होता है मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन स्टेज पे, और प्यूबर्टी आने पे ये जो हैं ये एंटर करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। लगभग 60 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल एक बर्थ से लेके और प्यूबर्टी के एज तक फीमेल में होते हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली केवल 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंटर करते हैं और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो मतलब फर्स्ट
जो मियोटिक डिवीजन होता है उसके ऊपर कन्वर्ट होता है मियोटिक डिवीजन से काहे में, ओवम में। लेकिन ये कन्वर्शन सेकेंडरी oocyte का तब होगा जब उसे स्पर्म मिलेगा। जब तक सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिलता तब तक सेकेंडरी oocyte जो होता है उसका डिवीजन अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड की स्टेज पर, ठीक है। और जब स्पर्म मिलता है, स्पर्म का सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte को मिलता है, तो स्पर्म जो है वो उसके सेंट्रियोल की मदद से सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है और फिर वो मैच्योर एग में कन्वर्ट होता है, फिर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस में दोनों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के जो प्रोसेस होते हैं इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी और फिर 3 और पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है और उसके बाद ये डीजनरेट हो जाती है। अब हम एक एक स्टेप करके देखते हैं। जो फेजेस हैं ओव्यूलेशन के, 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज की, तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उसके अंदर फीटल डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल्स टर्मिनल एपिथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स लार्ज होते हैं दूसरे सेल्स से, ठीक है ना। ये सेल्स जो हैं ये माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स को डेवलप करते हैं। इन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एग मदर सेल या फिर ऊगोनिया, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स को क्या कहेंगे, ऊगोनिया या एग मदर सेल। ऊगोनिया मल्टीप्लाई by mitotic division and project into stroma of the ovary as a cord, ठीक है। उगोनिया माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं और एक कॉर्ड की तरह ओवरी में डेवलप होते हैं और इस कॉर्ड को कहते हैं एग ट्यूब ऑफ पफगर या फिर एग नेस्ट, ठीक है। ये एक राउंड मास बना लेता है माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल्स का एक राउंड मास, पहले तो एक कॉर्ड की तरह वो प्रोजेक्ट करते हैं फिर एक राउंड मास बना लेता है, तो कॉर्ड को कहेंगे एग ट्यूब ऑफ पफगर और जो राउंडेड मास वो बना लेता है उसको कहेंगे एग नेस्ट, ठीक है। वन सेल इन दी एग नेस्ट ग्रोज टू बिकम अ प्राइमरी oocyte, ठीक है। एग नेस्ट में से जो एक सेल होता है वो ग्रो करता है और प्राइमरी oocyte बना लेता है जो कि फीमेल बॉडी में यथास्थिति पड़ा रहेगा, कब तक, प्यूबर्टी की स्टेज तक, ठीक है। ये अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की लिप्टोटीन स्टेज पे, ठीक है। और फिर ये प्राइमरी oocyte जब वो फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, 12-13 साल की हो जाएगी और उसका मेंसेस स्टार्ट होगा, तो ये जो प्राइमरी oocyte है एक एक करके 60 से 70 हज़ार प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहेंगे इस स्टेज पर। इन 12-13 साल जो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का पीरियड है तब तक 60 to 70,000 उगोनिया होते हैं। इस बीच में से कुछ मर जाते हैं, कुछ बचते भी हैं, तो केवल 400 उगोनिया को, ये प्राइमरी oocytes को चांस मिलता है कि वो एंटर करें मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकेंडरी oocyte में बदल सके, ठीक है। अदर उगोनिया इन द नेस्ट फॉर्म द फॉलिकुलर एपिथेलियम अराउंड द प्राइमरी oocyte। उगोनिया में से जो प्राइमरी oocyte बन गए वो बन गए, जो प्राइमरी oocyte नहीं बन पाए, जो 60 से 70 वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन होते हैं, फिर उसमें से 60 से 70 प्राइमरी फॉलिकल oocytes डेवलप होते हैं। उसके अलावा जो बच गए वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी oocyte के आसपास सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और प्राइमरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। पूरे स्ट्रक्चर को ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, मतलब जहाँ प्राइमरी oocyte है और उसके आसपास बहुत सारे बचे हुए सेल्स इकट्ठे हो गए, जो सेल्स इकट्ठा होकर प्राइमरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। ये जो रहा ये रहा इसका मल्टीप्लिकेशन फेज, जहाँ माइटोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गया यहाँ पे। फिर ग्रोथ फेज में क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये आपको बताया कि लिप्टोटीन स्टेज जो है मेटाफेज 1 की, मियोसिस 1 की, मेटाफेज 1 की, लिप्टोटीन स्टेज पे ये प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है। अब ये सिर्फ क्या करेगा, ये ग्रोथ का काम करेगा ग्रोथ फेज के अंदर, ठीक है, इसका ग्रोथ होगा, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आपको कि जो प्राइमरी oocytes थे वो 60 to 70,000 थे जब फीमेल का बर्थ हुआ था तब। अब जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पहुंची, प्यूबर्टी की एज तक पहुंची, तो कुछ मर गए और केवल 400 अब इस प्राइमरी oocyte में से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होंगे वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो इस फीमेल का मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट अटक गया था मेटाफेज 1 पे, वो अब ये कब पूरा करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने के बाद ये पूरा करेगी। तो
तब तक प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और जो उसके आसपास के सेल्स हैं उससे नरिशमेंट लेकर वो ग्रो करता जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इस डायग्राम को अब देखें, ये वाला जो हमारा डायग्राम है, तो ये वो हमें पूरी चीज़ बता रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्थ पे प्राइमरी फॉलिकल oocytes का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी oocyte बने, उसके आसपास के सेल्स उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जो सेकेंडरी oocyte के प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ओवम का डेवलपमेंट होता है, ये कौन से हार्मोन्स इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी पे रोल प्ले करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है, और दो और हार्मोन जिनकी जो पूरी मैकेनिज्म है वो मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में और क्लियरली समझाऊंगी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एक्चुअली ओव्यूलेशन मेंसिस के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और प्रेगनेंसी को डेवलप करवाने के लिए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं अभी आपसे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाऊंगी तो और क्लियरली करूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल है, आसपास में सेल्स हैं इसके। ये जब प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंटर करेगा तो सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte में बदलता जाएगा, और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होकर रहेगा। कब तक? जब तक उसे स्पर्म नहीं मिलता। तो ये जो दोनों डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट का पूरा होना और मियोसिस सेकंड का पूरा होना, ये जो दोनों डिविजन्स होते हैं ये हम देख सकते हैं लास्ट फेज में, जिसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल 60 से 70 हज़ार बन गए और बर्थ के टाइम पे वहीं पे अरेस्ट हो गए। ठीक है, लिप्टोटीन स्टेज में। अब वापस से ये साइकिल कब चालू हुई? जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंची तो 400 फॉलिकल्स एक एक करके हर महीने सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जब सेकेंडरी oocyte बनेगा जिस प्रोसेस से, तो वो जो मियोसिस फर्स्ट लिप्टोटीन स्टेज पे फीमेल का अटक गया था बर्थ के टाइम पे, वो अब कंप्लीट होगा, और वहाँ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा जिसे पोलोसाइट कहते हैं। और ये सेकेंडरी oocyte वापस से अरेस्ट हो गया मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे, तब तक के लिए जब तक कि इसे स्पर्म नहीं मिलेगा। जब इसे स्पर्म मिलेगा तो ये अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, क्योंकि स्पर्म के पास सेंट्रियोल है जो इसके डिवीजन के लिए जरूरी है, और फिर ये ऊटेड बना लेगा या मैच्योर ओवम और मैच्योर एग का फॉर्मेशन करेगा। और जो सेकंड डिवीजन होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, यानी कि जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिला और सेंट्रियोल की मदद से जब वो ओवम में कन्वर्ट होगा, तो इस फेज में जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी वो दो और पोलर बॉडी बनाएंगी, और पोलर बॉडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और फिर फाइनली ये डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो बातें हमारे लिए यहाँ हर तरह से इंपॉर्टेंट है, हमको ये ध्यान रखना है। नंबर 1 तो कि क्वेश्चन जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल के अंदर 2 मिलियन उगोनिया पाए जाते हैं। देन फीमेल के अंदर 60 to 70,000 प्राइमरी oocytes बनकर रहते हैं। बर्थ जैसे ही उसका होता है वो 60 to 70,000 प्राइमरी oocytes बचते हैं, और फिर ये 10-12 साल जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि इनका डिवीजन अरेस्ट हो जाता है मियोसिस बन के, प्रोफेस बन के लिप्टोटीन स्टेज पे। ये स्टेज पूछी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके बाद ये कहाँ जाते हैं, जब ये प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो उन 60-70 प्राइमरी oocytes में से कुछ तो मर जाते हैं, और केवल 400 एंटर करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो कि हर महीने एक एक फॉलिकल एंटर करता है। ये रैंडम सिलेक्शन होता है, और वो प्राइमरी oocyte जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रुक गया था उसे कंप्लीट करके कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में, और फिर सेकेंडरी oocyte में डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में। जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा तो एक पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड रिलीज होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ में, ब्लड के साथ में जो फीमेल गैमेट रिलीज होता है, बिल्कुल
बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, वो ओवम रिलीज नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अगर तो ये सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिला तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के साथ बॉडी से रिलीज हो जाएगा, और अगर इसे स्पर्म मिल गया तो ये अपना मियोसिस सेकेंड जो ये अरेस्ट हो गया था मेटाफेज सेकेंड पे, उसको कंप्लीट करेगा स्पर्म के सेंट्रियोल की मदद से, और फिर ये जो एक पोलर बॉडी बनी थी सेकेंडरी oocyte के साथ, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी दो पोलर बॉडीज में, और ये पोलर बॉडी का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फिर ये पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी oocyte किस स्टेज पे अरेस्ट होगा, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। यहाँ हार्मोन कौन सा फंक्शनल है प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल कराने के लिए और ओवम का प्रोडक्शन कराने के लिए, FSH और LH। और ये ध्यान रखिएगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं ये बातें और क्लियर करूंगी कि जो ओव्यूलेशन होता है, यदि किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मान लीजिए 30 डेज का है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके हाफ पे यानी 15th डे ओव्यूलेशन होगा। ओके। जनरली जो हम ओव्यूलेशन को सबसे फर्टाइल स्टेट पे मानते हैं, वो हम मानते हैं कि 14 से 17th डे के बीच में कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन होता है, और जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो रिलीज होने के 24 घंटे बाद तक वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है, बेस्ट स्टेट पे होता है। यदि इस बीच उसे स्पर्म मिल जाए तो वो अपना सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करके फर्टिलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी स्टेट पे होता है। ठीक है ना। और अगर नहीं मिलेगा तो वो एज अ सेकेंडरी oocyte जो है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। ओके। तो ये बात आपको, और मैंने आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी बताया कि अगर कोई लेडी कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना ज़रूरी है, उसकी प्रेगनेंसी तभी सर्वाइव हो पाएगी। और अगर नहीं बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो सेकेंडरी oocyte के एलिमिनेशन में, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के साथ उसके एलिमिनेशन में ये मददगारी होता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको प्राइमरी फॉलिकल में सेल्स भी बताए थे कि जो सेल्स प्राइमरी oocyte नहीं बना पाते वो प्राइमरी oocyte के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को ओवेरियन फॉलिकल जो है वो कहते हैं, और वहाँ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये सेल्स। देन ये मैचुरेशन फेज में मैंने आपको पूरा बता दिया है। देन एक बार हम फटाफट से जो ओवम का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। ओवम का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली जो ह्यूमन ओवम होता है वो एलिथल होता है। इसकी बात हम और अच्छे से आगे करेंगे जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे, पर एलिथल का मतलब होता है कि उसके अंदर योक नहीं होता। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ऊप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और जर्मिनल वेसिकल्स होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये 3 लेयर जो हैं ओवम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जो ओवम होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो सरफेस लेयर ऑफ ओवम बनाती है, उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कि इसके सरफेस की लेयर बना रही है इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। ठीक है। फिर उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम इज सराउंडेड बाय इनर थिक एंड नॉन सेलुलर, ये जोना पेल्यूसिडा होती है। नॉन सेलुलर एक लेयर होती है, इनर होती है थिक लेयर होती है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, है ना। और फिर जो उससे भी अंदर की तरफ एक थिक सेलुलर लेयर होती है जिसको कॉर्ना रेडिएटा, इधर बाहर की तरफ एक लेयर दिख रही है आपको जिसको कॉर्ना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि एक्रोस्पर्म जो है, एक्रोसोम जो है वो स्पर्म का, वो डायरेक्टली जोना पेल्यूसिडा को हिट कर कर पेनिट्रेट करता है हेड जो है स्पर्म का वो ओवम में, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है। 2 पोल भी होती हैं इसके अंदर, एक एनिमल पोल होती है जो द साइड ऑफ द ओवम विच एक्सट्रूड्स पोलर बॉडी, जो पोलर बॉडी को एक्सट्रूड करती है उसके अंदर वो एनिमल पोल कहलाती है, और जो इसके एनिमल पोल का अपोजिट साइड होता है वो वेजिटल पोल कहलाता है ओवम का। तो बहुत शॉर्ट में आपको oogenesis में ज़्यादा ओवम का स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया ये आपको। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहती थी कि जब ये भी अभी हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन, अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल जाए और फर्टिलाइजेशन हो तो फीमेल ओवम के अंदर एक पार्ट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है oogenesis के दौरान। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता और सेकेंडरी oocyte को बॉडी से बाहर जाना होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट कर जाता है और एक वाइट मास बनाता है जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ओके। तो इस तरह से ये, इसकी बात
बात मैं और डिटेल में करूँगी जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है oogenesis का। oogoनियम जो है उससे एक ओवम प्रोड्यूस होता है और 3 पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है। ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ये ध्यान रखिएगा कि जब फीटल डेवलपमेंट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो साइटोप्लाज्म सदैव ओवम से आता है, स्पर्म का केवल न्यूक्लियस आता है। यानी कि फीटल डेवलपमेंट के लिए साइटोप्लाज्म की न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता होती है वो पूरा ओवम प्रोवाइड करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो भी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस होती है वो सब चीज़ जो है वो ओवम से आती है, स्पर्म से केवल न्यूक्लियस आता है। ठीक है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है oogenesis में, जो कि जरूरी है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और oogenesis एक मियोटिक डिवीजन से होता है, क्योंकि तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है, आपको पता है मियोटिक डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर यहाँ मेंटेन रहता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब मियोसिस होगा, ओवम का सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन होगा, उससे ओवम बनेगा। इसमें भी मियोसिस हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरमिंगलिंग जेनेटिक कैरेक्टर की ओवम इटसेल्फ में ही होती है। ठीक है, स्पर्म के मिलने से पहले भी, जाइगोट बनने से पहले भी ओवम में ही इंटरमिंगलिंग होती है, क्योंकि ये एक मियोटिक डिवीजन है, क्रॉसिंग ओवर होगा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि अगर एक लड़की है या कोई लड़का भी है मान लीजिए, तो उसमें सिर्फ अपनी मदर के नहीं, नानी के कैरेक्टर भी दिख सकते हैं, देन उससे पहले के मासी के कैरेक्टर भी दिख सकते हैं। वो इसीलिए है बिकॉज क्रॉसिंग ओवर oogenesis में होता है, और oogenesis एक बेसिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये मैंने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी जो जो इसमें पूछा जाता है वो सब कवर करने की कोशिश करिए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करिए, और नोट जो स्टूडेंट्स चाहेंगे मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।